जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। दिया तो बहुत कुछ है ज़िंदगी ने, लेकिन हम उसे गिनना भूल जा गए। जो ना मिल सका ज़िंदगी भर पर उसी में उलझे रह गए। हम अक्सर अपनी कमियों की ही बात करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों को हमसे ज़्यादा मिला है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जितना हमें मिला है किसी के नसीब में उतना भी नहीं होता। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी कृष्ण स्वामी अंकल जी का है। चलिए आज के चमत्कार सत्संग संगत जी की जुबानी ही हम सब सुनते हैं, जानते हैं कैसे गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ अंकल जी को। आज मैं आपको ये सारी बात इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी। हमारी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुना और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में कोई भी ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने कहा कि उनके भाई पीएन नरसिम्हा उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का चित्र कुछ महीने पहले ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सिर में चोटें आई थी। उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और अन्य भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे। एक्सरे में उनके सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अंत में उन्होंने अरुण का उपचार करना बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों के अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत ज्ञात होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सक केंद्र में देखने के लिए रखने पर बल किया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था सुधार हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक हैरान रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 महीने के उपरांत अरुण पूरी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त की। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया। 3 महीने के बाद उसने कार्यालय में जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायियों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 महीने पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलाइटिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्षों से माइग्रेन से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह शैया पर सो पाती थी, ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलाइटिस विशेषज्ञ डोमेन वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले भी ली थी पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न किया, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उसको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीय से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी यही कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उसके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही।
उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात अपनी पहली बार शैया पर सोई। राजा लक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के लिए मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम नरेंद्र अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। हम गुरुजी के पास 4 साल पहले 28 नवंबर 2003 को गए। हम उस बहुत परेशानी में थे, परंतु धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी और सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारा हाथ थामा और सब समस्या सामान्य कर दी। उनसे विश्वास रखिए, जिंदगी की घोर अंधकारपूर्ण स्थिति से निकालने के लिए वह सदा हमारी सहायता करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वह अपनी उपस्थिति का बोध हमारी दैनिक जिंदगी में कराते हैं। इस वक्त भी जब यह लिख रहा हूँ कि मैं आपके ने आसपास उनकी दिव्य गुलाबों के महक महसूस कर सकता हूँ। वह सर्वशक्ति हैं, हमारे स्वामी, हमारे मुक्तिदाता। हमें बचाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। उनके बिना बहुत पहले हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। हम भगवान हैं कि घर में रखी गुरुजी की तस्वीरों के माध्यम से हमारी आवाज गुरुजी तक पहुंचती है और वह सपनों द्वारा हमें जवाब देते हैं। वह तब भी तो उनके दर्शन हैं। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले 29 जुलाई 2007 को शनिवार के दिन हमने अपना घर और मंदिर फूलों से सजाने और गुरुजी की तस्वीरों पर फूलों की मालाएं चढ़ाने का निश्चय किया। हमने सुखमनी साहिब गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु द्वारा संकलित का पाठ रखने का भी निश्चय किया। जब हम सजावट में व्यस्त थे, मेरी बेटी बोली कि जब हम बड़े मंदिर से लौटेंगे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध से भरा होगा। वाकई जब हम लौटे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध और उनके एहसास से भरा हुआ था। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक यह बात थी कि गुरुजी की तस्वीर और मंदिर पर लगाई हुई फूलों की मालाएं आकार और लंबाई में बढ़ गई थी। यहाँ तक कि सुबह को गुरुजी की तस्वीर पर लगी हुई फूलों की माला मंदिर के नीचे तख्ते तक पहुंच चुकी थी। शाम तक वह तख्ते के नीचे और थोड़ी देर बाद जमीन तक पहुंच गई। हम बहुत खुश थे। हमारा हृदय खुशी से भर गया था क्योंकि गुरुजी अपनी उपस्थिति और हमारे लिए उनके प्रेम का एहसास करा रहे थे। गुरु पूर्णिमा के बाद हमने मंदिर और सीढ़ियों से सारी गुलाब की पंखुड़ियां उठाई, सीढ़ियां साफ की और पंखुड़ी नदी में बहा दी। इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और तब से हम देख रहे हैं कि गुलाब की कुछ पंखुड़ियां हमारे घर के मंदिर या सीढ़ियों तक पड़ी होती हैं। हमारा यह पूरी तरह से मानना है कि अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराने का यह गुरुजी का तरीका है। एक और घटना उनकी सर्वविद्यमानता का एहसास कराती है। एक सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठा जब वह अभी साफ हुई थी। जैसे ही मैंने गियर छुआ मुझे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह कुछ चीनी या शहद जैसा था। गुरुजी की उपस्थिति की तरफ संकेत करते हुए वह दिव्य रसामृत घंटों तक रहा। हमारी हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती है कि वह हमें अपने चरण कमलों और संरक्षण में रखें। आजीवन हमें आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। रखी चरणा दे कोल मेहरा वालिया साइया, रखी चरणा दे कोल। गुरुजी की कृपा हम सब पर हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सबको अब एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग के जरिए जिस भी शेयर में पैसा निवेश किया उन्हें हमेशा मुनाफा ही हुआ। कहा जाता है कि राकेश झुनझुनवाला जिस शेयर पर पैसा लगा देते थे उस शेयर की कीमत कुछ ही समय 2-3 गुना बढ़ जाती थी। उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा शेयर मार्केट में ही कमाया। शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज और रिस्क लेने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल कर दिया। हालांकि अब राकेश झुनझुनवाला जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर ली। राकेश झुनझुनवाला की सफलता की कहानी से आप जानेंगे कि शेयर मार्केट कैसे लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। शेयर मार्केट को पैसों का कुआं कहा जाता है, जहां जिसकी स्ट्रेटेजी, स्किल्स और किस्मत चल जाती है उसे अमीर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और जिसकी नहीं चलती वो उतनी ही जल्दी बर्बाद भी हो जाता है। राकेश झुनझुनवाला की कहानी को एक बार अवश्य सुने। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई, भारत में हुआ। वे राजस्थान के मारवाड़ी परिवार से थे। उनके पूर्वज राजस्थान के झुनझुन शहर में रहा करते थे, इसलिए उनका नाम झुनझुनवाला पड़ा। वो बचपन से ही मुंबई में पले बड़े। उनके पिता का नाम राधेश्याम झुनझुनवाला था, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर थे। उनकी माता का नाम उर्मिला झुनझुनवाला था। झुनझुनवाला की सफलता की कहानी 1985 में शुरू हुई। उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल की थी। उनके पिता अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बातें किया करते थे। अपने पिता की बातों को सुनकर ही झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में निवेश करने का मन बना लिया, लेकिन इस काम के लिए उनके पिता ने उन्हें 1 भी रुपया नहीं दिया। 1985 में राकेश झुनझुनवाला ने खुद के बचाए हुए 5,000 रुपयों के साथ शेयर मार्केट में निवेश किया
उन्होंने अपना पहला बड़ा मुनाफा साल 86 में कमाया जब उन्होंने टाटा टी के 5000 शेयर 43 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे और उन्हें 3 महीने के बाद 143 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया। 86 में उन्होंने करीब 6 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। इसके बाद साल 86 से 89 में भी उन्होंने अच्छी कंपनियों में निवेश किया और करीब 22 से 25 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। साल 2021 तक उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में थी, जिसकी वैल्यू करीब 7 करोड़ रुपए कुछ की थी। इसके बाद भी झुनझुनवाला ने सफल निवेश करना जारी रखा, जिसमें उन्होंने सहसा गोवा, टाइटन और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में निवेश किया, जो आगे चलकर मल्टी बैगर्स बन गई। साल 2022 तक उनका पोर्टफोलियो 11,000 करोड़ से अधिक का था। झुनझुनवाला अपना पोर्टफोलियो अपनी ही एसेट मैनेजमेंट फर्म रेयर एंटरप्राइजेस के जरिए मैनेज करते थे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अलावा वो कई सारी बड़ी कंपनियों का हिस्सा भी थे। झुनझुनवाला एपटेक और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट के चेयरमैन और प्राइम फोकस लिमिटेड, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, बेल केयर लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज, प्रवोग जैसी और बड़ी कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने 176 करोड़ रुपयों में मालाबार हिल्स में बने 12 में से 6 अपार्टमेंट खरीदे और साल 2017 में उन्होंने बाकी के बचे 6 अपार्टमेंट 195 करोड़ में HSBC से खरीद लिए। अब साल 2021 में उन्होंने अकाशा एयर नाम की एयरलाइंस कंपनी में मिलियंस का निवेश किया। राकेश झुनझुनवाला की अकाशा एयर में 46% की हिस्सेदारी। अकाशा एयर ने 7 अगस्त 2022 को मुंबई से अहमदाबाद के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी। राकेश झुनझुनवाला भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक थे। उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शेयर मार्केट से हुए मुनाफे से ही आया। अपनी मृत्यु से पहले राकेश झुनझुनवाला के पास करीब 5.8 बिलियन की संपत्ति थी, जिसकी बदौलत वो दुनिया के 438 सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। भारतीय रुपयों में राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति करीब 44,000 करोड़ रुपए है। झुनझुनवाला एक परोपकारी व्यक्ति भी थे और उन्होंने करोड़ों रुपयों का दान भी किया। वो बेहतर शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का हमेशा समर्थन करते थे। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है कि राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एकदम सिंपल थी। उनका कहना था लंबे समय के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश करें और कभी घबराएं नहीं। उन्होंने अपनी इस फिलॉसफी को हमेशा फॉलो किया और अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए। उनकी कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सही नॉलेज और कंपनियों के बेसिक फंडामेंटल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा सिर्फ डूबता है। शेयर मार्केट में पैसा उन्हीं का डूबता है जिन्हें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करनी नहीं आती और ना ही ज्यादा नॉलेज होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है नहीं कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, बल्कि मतलब यह है कि इस बात से आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपनियों के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।